नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबरों से ही करते हैं और आज भी हम देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे और स्थानीय आसपास की खबरों से भी आपको अपडेट करवाएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। जैसे जैसे 2023 का चुनावी महीना नज़दीक आता जाएगा दोस्तों, लगातार ये जो सक्रियता है नेताओं की बढ़ती जाएगी। अब वर्तमान में भादरा क्षेत्र में लगभग सारे नेता सक्रिय हो चले हैं और हम बात कर रहे थे उन नेताओं की जिन नेताओं ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। वो तो लगातार सक्रिय, एक दो नेता तो पहले ही थे। एसपी सिंह भी अब गांव में मस्त हो चुके हैं। हर गांव और हर घर, हर किसान के साथ वो एक अभियान चलाए हुए हैं। सभी से मिलकर वो अपनी बात रखेंगे और क्या करेंगे, ये पत्ते अभी भी नहीं खोले एसपी सिंह। बढ़िया ने देखते हैं दोस्तों, नेताओं की भी बात करेंगे और राजनीतिक विषय पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं भादरा आसपास की उन तमाम खबरों से। 70वां श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव प्रारंभ हो चुका है सोमवार से और ये 20 से 23 फरवरी को 3 दिन धुआंधार कार्यक्रम चलने वाला है दोस्तों। इसमें भजन संध्या भी होगी और इसमें जो कार्यक्रम हुए, श्याम मंदिर से शानदार भीड़ के साथ धर्म प्रेमियों की कलश यात्रा, निशान यात्रा के साथ लुहारीवाला अतिथि सदन में पहुंचे और वहां भजन संध्या का कार्यक्रम लगातार अब 3 दिन चलेगा। और भादरा में, जैसा कि फरवरी माह में हमने पहले भी आपको बार बार बताया है, फरवरी में महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था, धार्मिक महाकुंभ, जो कि 8 फरवरी से 18 फरवरी तक चला था, जिसमें हर एक प्रकार से कार्यक्रम थे धार्मिक ता और सनातन से सारोबार कार्यक्रम, चाहे रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हो वो 18 फरवरी को हुआ हो, 100 कुंडीय महायज्ञ हो, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, सुंदरकांड का पाठ हो, अनेकों ऐसे कार्यक्रम उसमें किए थे। अभी भी अब वर्तमान में श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव है, क्योंकि होली का समय नज़दीक आता जा रहा है और इसी के तहत अब जो कार्यक्रम है वो भी एकाएक धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो लुहारीवाला अतिथि सदन में शानदार पंडाल के साथ ये श्याम फाल्गुन महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। और इसी के साथ अन्य खबरों की ओर अगर हम रुक करें तो दोस्तों, क्षेत्र में करीब 6 नशा मुक्ति केंद्रों को अब तक बंद किया जा चुका है और इन 6 नशा मुक्ति केंद्रों में गांधी बड़ी, सूरतपुरा, छानी बड़ी और भिरानी डाबड़ी भादरा के नशा मुक्ति केंद्र है, जो कि बगैर परमिशन के भादरा क्षेत्र में चल रहे थे। और ज़्यादातर इनमें हमने बताया था आपको, ग्राहक जो है, जो नशा करने वाले लोग हैं, वो सभी हरियाणा से ही लेकर यहाँ आए जाते हैं और यहाँ के लोकल लोग बहुत कम संख्या में इन नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं। और इन नशा मुक्ति केंद्रों की एक प्रकार से छवि भी दोस्तों कोई खास ज़्यादा अच्छी छवि नहीं है कि यहाँ जाकर आपको नशे से मुक्ति मिल ही जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल इसके नहीं है। तो इसी के साथ अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज एक और कल बहुत बड़ी खबर आई दोस्तों, एक पक्षी टावर के रूप में भादरा को एक पक्षी टावर समर्पित कर दिया गया पक्षियों को। 5000 पक्षी उसमें अपना घोंसला बना सकते हैं और ये जो सौगात दी है वो सेवानिवृत्त प्रोफेसर है सत्यनारायण जी टेलटिया द्वारा। दोस्तों, तमाम खर्चा जो इसका था वो सत्यनारायण जी टेलटिया के द्वारा वहन किया गया है और अपनी माता बिंद्रा देवी और पिता छबीलदास टेलटिया की स्मृति में उनके परिवार द्वारा ये शानदार 9 मंजिला 90 फीट ऊंचा पक्षी टावर बनाया गया और इस पक्षी टावर का नाम श्री कृष्ण प्रणामी पक्षी टावर रखा गया है। और इसका उद्घाटन भी विधिवत रूप से जो मंगलवार को किया गया था मंत्रोच्चारण के साथ, वो 1008 श्री सदानंद जी महाराज, जो कि कृष्ण प्रणामी पंथ के ही है, उनके द्वारा किया गया। और नई गौशालाओं में एक प्रकार से, ये पुरानी गौशाला में और नई गौशाला में भी एक पक्षी टावर इसी तर्ज पर बड़वा वाला परिवार द्वारा भी बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार के टावर जो है वो एक शानदार सौगात है इन पक्षियों के लिए। और आप भी अगर ऐसी कोई इच्छा रखते हैं
तो ऐसे टावर आप किसी सार्वजनिक इस प्रकार की जगह में, कल्याण भूमि हो, कोई स्कूल परिसर हो या इस प्रकार से गौशालाएं हो। भादरा में दोस्तों बहुत दर्जनों की संख्या में गौशाला है। अगर हर गौशाला में इस प्रकार का एक पक्षी टावर बने तो वो एक शानदार नायाब तोहफा होगा इन पक्षियों को। और एक प्रकार से आप वनस्पति की सेवा ही करेंगे, एक प्रभु के नज़दीक जाने का भी आप प्रयास करेंगे। तो ये जो पक्षी टावर भादरा में, हरियाणा में बहुत ज़्यादा बने हैं, जो भादरा में ये बनने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, ये गौशाला अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला की कहीं ना कहीं प्रेरणा है। उन्होंने आदमपुर में प्रथम जब एक प्रकार से टावर ये देखा था तो उन्होंने मन में ठानी थी कि भादरा गौशाला में भी इस प्रकार का टावर वो बनाएंगे। और उसके लिए उन्होंने एक दो धनाढ्य परिवारों से, जो दानदाता है, उनसे संपर्क किया और इनको इस विषय में बताया तो उन्होंने स्वीकार भी किया। और टेल्टिया परिवार ने तो बनाकर ये सौगात अब पक्षियों को समर्पित भी कर दी है। इसके अलावा बताऊं तो दोस्तों 5,000 पक्षी एक साथ, सर्दी धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, इन सभी परिस्थितियों में अपने बच्चों को अपने परिवार सहित वो एकदम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बहुत शानदार सौगात भादरा क्षेत्र को मिली है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे। और भादरा में विधायक बलवान पूनिया की भी अब ताबड़तोड़ उपस्थिति और सक्रियता देखी जा रही है। 23, 24, 25 फरवरी को भादरा के विभिन्न गांवों में बलवान पूनिया का फिर कार्यक्रम है। कल 23 फरवरी को कणाऊ में, तो 24 फरवरी को बिरानी, बिरान और मलखेड़ा में भी उनके कई कार्यक्रम है। 25 फरवरी को पचार वाली, मुंसरी, गुंजासरी और उजलवास, माफ कीजिएगा, इन तीनों गांवों में 25 तारीख को, 25 फरवरी को कार्यक्रम है। तो एकाएक नेताओं की सक्रियता क्षेत्र में बढ़ी है, इसको लेकर बात करेंगे। 2023 के चुनाव अब नज़दीक है। आज एक नया विवाद पूरे भारत में जो चर्चा का विषय था उसको विराम लगा है। दिल्ली महापौर और उप महापौर के चुनावों के लिए आज वोटिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आज वोटिंग करवाई गई थी महापौर और उप महापौर के दोनों ही पदों पर। और मनोनीत पार्षद जो है उनके द्वारा वोटिंग इसमें नहीं की गई थी। और आज आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय उम्मीदवार थी मेयर पद के लिए, महापौर पद के लिए, और भाजपा की तरफ से रेखा गुप्ता इसमें उम्मीदवार थी। लेकिन शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार को 150 वोट सर्वाधिक मिले, क्योंकि यहाँ एक आम आदमी पार्टी 134 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में यहाँ आ चुकी है। और 15 सालों के भाजपा के कुशासन को एक प्रकार से उखाड़ फेंका आम आदमी पार्टी ने। तो अब आम आदमी पार्टी यहाँ क्या नज़ारा पेश करती है विकास का, दोस्तों ये देखने वाली बात है। भाजपा के यहाँ 104 पार्षद जीत कर आए थे, कांग्रेस के 9। कांग्रेस यहाँ दूरी बनाकर रही दोस्तों। कांग्रेस ने किसी प्रकार से बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया। और कुल मिला के 250 सदस्यों वाली नगर निगम में अब 150 वोट लेकर शैली ओबराय मेयर बन चुकी है दिल्ली की। इसके अलावा अब हम बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक बलवान पूनिया को एक ज्ञापन सौंपा गया। दोस्तों अगर हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग की बात करें, सरकार ने उनको आश्वासन भी दिया था और सरकार के घोषणा पत्र में भी ये वादा था कि उनको स्थायी कर दिया जाएगा। और सारे के सारे बजट इस सरकार के, गहलोत सरकार के आ चुके हैं, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इन बजट की घोषणाओं में नहीं है। और बजट की बहुत सी घोषणाएं तो दोस्तों खोखली भी साबित होती है, लेकिन यहाँ तो बजट में घोषणाएं नहीं है। तो दोबारा से ज्ञापन सौंपा गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक बलवान पूनिया को। विधायक बलवान पूनिया इस ज्ञापन का क्या करते हैं, किस प्रकार से वो मांग रखते हैं, क्या ये मांग वो किसी और मंद से या किसी प्रकार से पूर्ण करवा सकते हैं, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा हमने कार्यक्रम भी विधायक के बताए। और पानी की किल्लत वर्तमान में, ये फरवरी का महीना है और दोस्तों 32 तक टेम्परेचर दिन में अभी आ चुका है। और गर्मी के सारे रिकॉर्ड इस बार टूटने जा रहे हैं, इसमें कतई शक नहीं है। और मौसम विभाग द्वारा भी इस बार मानसून जो है वो राजस्थान में फीका रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो
गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है और लंबे समय तक गर्मी लोगों को सता सकती है। और अभी से भादरा क्षेत्र की मैं बात करूं गाँव की, तो गाँव में टैंकर डलवाकर अपनी प्यास बुझाने को अभी भी मजबूर हो गए हैं लोग। तो दोस्तों, पानी की किल्लत एक बार क्षेत्र में चिंता का सबब बनकर उभरी है और बलवान पूनिया को, जो कि 95.60 करोड़ रुपए का जो बजट शहरी क्षेत्र के लिए वो लेकर आए थे, और जल जीवन मिशन जो योजना जो केंद्र और राज्य के सहयोग से पूरे प्रदेश में चल रही है, उसका लाभ क्या इस बार गर्मी, जो प्रचंड गर्मी है, इसमें मिल पाएगा? आखिर पानी कहाँ से लाएंगे? पानी जब पीने का नहीं है तो 100 करोड़ का वो बजट 14 सिंचाई से वंचित गांवों का, उसका क्या होगा? आने वाला समय दोस्तों बहुत मुश्किलों भरा है और अभी भी किसान अपने फसल बीमा क्लेम की दुविधा से भी पार नहीं पा रहे हैं। वहीं ये पानी की किल्लत किसानों की चिंताएं और बढ़ा रही है। तो ये आने वाले समय की एक प्रकार से मुश्किलों के संकेत उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं, और टैंकरों से अभी पानी डलवाने की ये जो नौबत आ रही है वो आगे चलकर बढ़ने वाली है, इसमें कोई कतई संदेह की बात नहीं है। और हर बार गर्मी को देखने में आती है इस प्रकार की समस्याएं, लेकिन जिस प्रकार से पिछली बार जो मानसून था वो अच्छा खासा औसत से अधिक बरसात वाला मानसून था, लेकिन इस बार मानसून जो है राजस्थान में कमज़ोर रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ये अब बहुत मुश्किल बढ़ाने वाला है। निश्चित रूप से डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पानी का संचय करें, पानी को बचाने का प्रयास करें और नलों से टपकते पानी का इलाज करें, व्यर्थ पानी ना जाने दें। और जलदाय विभाग की मैं बात करूं तो भादरा की ऐसी कोई भी गली नहीं है किसी भी वार्ड में जहां जलदाय विभाग के पाइपों में लीकेज ना हो, और हजारों लीटर पानी, लाखों लीटर पानी बर्बादी की भेंट चढ़ जाता है। दोस्तों, ये कब व्यवस्था सुधरेगी? जैसी बैंकों के साथ विधायक बलवान पूनिया ने एक मीटिंग करके जो पेचीदगियाँ थी एक प्रकार से उसको पूरा करने की जो कवायद शुरू की है वो काबिल तारीफ है। क्या बलवान पूनिया नगर पालिका और जलदाय विभाग की भी कोई सामूहिक बैठक करवाने का प्रयास करेंगे? एक दो बार हुई है लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अगर जलदाय विभाग की एक दोस्तों मैं सच्चाई आपको बताऊं तो जो फीटर है, जो धरातल पर काम करने वाले हैं, गलियों में इन लीकेजों को निकाल कर खड्डे खोद कर दुरुस्त करने वाले हैं, जिनको नॉलेज है कौन सी गली में कहाँ से पाइप है, किन लोगों के यहाँ कनेक्शन है और कितना नीचे डीप पाइप लाइन है और किस प्रकार की पाइप की स्थितियाँ हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से जब गड्ढा खोदते हैं, लीकेजों को निकालते हैं तो वो देखते हैं। और उनका कहना है कि ये भादरा में जो जलदाय विभाग की तमाम मोहल्लों में, गलियों में ये पाइपें जो डाली हुई है वो वर्षों पुरानी है और वो इस प्रकार से जर्जर हो चुकी है कि एक लीकेज निकाले नहीं कि 2-3 लीकेज और हो जाते हैं गलियों में। दोस्तों, बहुत नीची पाइप लाइनें हैं, बहुत पहले डाली गई हैं, दशकों पहले की, लेकिन उसमें कैसे क्या दबाव से या फिर जो लोहे की पाइप सबसे पहले डाली गई थी उसके अगर आप कहीं देखेंगे इस प्रकार से जब लीकेज निकालते हुए इन कर्मचारियों को, तो वो लोहे की पाइप आपको जर्जर अवस्था में मिलेगी, उसको जर आया हुआ और एकदम जो लोहा है वो गलता हुआ आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या भादरा की पूरी पाइप लाइनें दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जैसा ये काम करने वाले कर्मचारी जो है वो बताते हैं? अधिकारियों के कानों पर सर में जूं क्यों नहीं रेंग रही है? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बलवान पूनिया हमारे विधायक को चाहिए कि जलदाय विभाग की मीटिंग लेकर इस पर गंभीरता के साथ सवाल करे, वार्ता करे और स्थिति का जायजा ले और उनसे जाने कि आखिर व्यवस्था किस स्तर पर है। क्या व्यवस्थाओं में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खामियां उभर कर सामने आ सकती है? ये बहुत बड़े सवाल है। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे
चुनावों की 2023 का समय है, चुनाव नज़दीक है और अब जैसा कि राजस्थान में कुछ कुछ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है, भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे अपना कद काफ़ी बढ़ा चुकी हैं और गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बन चुके हैं। उन्होंने आज शपथ भी ले ली है। तो अब राजेंद्र राठौड़ को या वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रतिपक्ष का नेता भी बनाया जा सकता है। काफ़ी दिन हो गए, अभी तक भाजपा ये निर्णय नहीं कर पाई है, लेकिन वसुंधरा के प्रतिपक्ष के नेता बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो लगातार सक्रियता बनाई हुई है उन्होंने, और जिस प्रकार की सक्रियता वसुंधरा राजे ने बनाई है भाजपा की, अब लगता है जो टारगेट हैं वो वसुंधरा के इर्द गिर्द ही होकर रहने वाला है। देखते हैं, ये कयास है अभी, लेकिन भाजपा पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, ये तय है। कांग्रेस पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। संभवतः हो सकता है अगर त्रिपुरा की तर्ज पर कहीं कोई सीपीएम के साथ या अन्य किसी के साथ समझौता ना हो तो। आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा कर दी है 200 की 200 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और यही घोषणा बहुजन समाज पार्टी ने कर दी है। टंटोला जा रहा है पूरे राजस्थान में। आपको याद होगा उनके 6 विधायक जीत कर आए थे, वो कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ले ली थी, कांग्रेस में शामिल हो गए थे, मामला कोर्ट कचहरी तक भी चला था। और उससे पहले भी उनके जब 6 जीत कर आए थे, उस समय भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनका कांग्रेस में विलय हुआ था। तो इस बार नई रणनीति बना रही है बसपा और 200 ही विधानसभा क्षेत्रों में सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की कवायद चल रही है, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर चुकी है। तो ये राज्य की जो तस्वीरें हैं, स्थितियां हैं, कुछ कुछ अब स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। और बात करें राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी योजना, अंतिम बजट तो आ चुका है, रिफाइनरी आपको याद होगा, जो कि पंचपादरा में बाड़मेर में स्थापित होनी थी। 2009 का ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से ये सामने आया था, और पीएम तत्कालीन उस समय मनमोहन सिंह थे, और मनमोहन सिंह ने पीएम प्रधानमंत्री ने इसके लिए स्वीकृति दी थी कि इस प्रकार की योजना है, उसको अमली जमा पहनाया जाए। 2023 में अशोक गहलोत सरकार ने अंतिम कार्यकाल में, ये बड़ी भारी भूल है एक हर सरकारों की, कि अपने अंतिम बजट में पूरा दमखम झोंक देते हैं, लेकिन वो धरातल पर उतारने में 10% भी नाकामयाब रहते हैं। तो इस प्रकार अशोक गहलोत ने भी ये रिफाइनरी का दाव उस समय खेला था 2023 में, और मात्र आपको विश्वास नहीं होगा 12 ही दिन बाद में आचार संहिता लग गई थी राजस्थान में, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बना ली थी। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 163 सीटें बीजेपी की आई थी। कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी हुई थी। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ रिफाइनरी की, तो दोस्तों रिफाइनरी 2013 में राजस्थान सरकार बनाम HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से, एक प्रकार से कहें तो राज्य और केंद्र का ये प्रोजेक्ट था, और इस समय बजट का प्रावधान भी किया गया था। 2013 में लागत 56,000 करोड़ इसके लिए रखी गई थी। उसके बाद में एक बार फिर 2017 में जो है, क्योंकि 4 साल का समय बीत चुका था, तो एक बार फिर इसकी लागत जो है का अवलोकन किया गया। लागत घटी थी, 43,129 करोड़ रुपए इसकी लागत आंकी गई थी उस समय। उसके बाद में कोरोना काल भी चला, धीरे धीरे रिफाइनरी का काम भी आगे बढ़ता रहा। केंद्र की कहें, HPCL की कहें, 74% भागीदारी इस रिफाइनरी में थी, और 26% भागीदारी केंद्र राज्य सरकार की, राजस्थान सरकार की थी। वो भी काफ़ी बड़ा हिस्सा था। राजस्थान की दशा और दिशा इससे बदलने वाली थी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है राजस्थान के लिए। लेकिन कोरोना काल चला, और ये गहलोत साहब ने तो आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने इसके काम में ढीला मस्ती की, इसलिए इसकी लागत अब बढ़ गई, और अब इसकी जो लागत बढ़कर 72,000 करोड़ हो चुकी है। तो इसमें जो पैसे की भागीदारी थी, क्योंकि 26% राज्य की, 74% केंद्र की कहे, HPCL की कहे, तो HPCL की तरफ से एक प्रकार से केंद्रीय जो मंत्री है
पेट्रोलियम मंत्री उन्होंने हरदीप पुरी ने स्पष्ट कह दिया राज्य सरकार को कि आपके हिस्से का 2500 करोड़ रुपया जल्दी से जमा दे दे, वरना आपकी हिस्सेदारी घटा दी जाएगी, हम टेक ओवर इसमें कर लेंगे। तो दोस्तों ये बड़ी मुश्किल की स्थिति है, राजस्थान सरकार को बहुत जोर का झटका भी ये है। और 2013 में आपको याद होगा जब सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, उसके 12 ही दिन बाद में आचार संहिता लग गई थी सोनिया गांधी द्वारा शिलान्यास करने के बाद में। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया, तो दो बार इसका शिलान्यास हो चुका है और ये लंबी चौड़ी स्कीम है। 2024 में अब ये पूरी होने जा रही है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, पूरी बताऊंगा। ये जो योजना है वो लगभग इसमें 40,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष की बात करें तो 60,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, और 11,000 एक प्रकार से 11,000 एक बीघा भूमि में ये पंचपादरा की जो रिफाइनरी है बाड़मेर में वो लगने जा रही है। 27 किलोमीटर का एरिया है, 20 किलोमीटर का कार्य अब तक लगभग पूर्ण हो चुका है और 27 किलोमीटर का है, 7 किलोमीटर में अभी भी काम जारी है। और इसमें करीब 4 गांव है। सांबरा गांव की बात करें तो 5,941 बीघा जमीन इस सांबरी गांव की है, जिन लोगों को मुआवजे की आदि सभी जो चीज़ें हैं फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की गई। साजियाली, रूपकी और कठवाड़ा की तीनों गांवों की भी 5,060 बीघा ज़मीन है। तो ये कुल मिला के जो 11,001 बीघा भूमि है, उस भूमि पर ये रिफाइनरी लग रही है और इसका काम लगभग 70% से अधिक पूरा हो चुका है। अतिरिक्त भूमि की भी व्यवस्था है। सरकारी भूमि की बात करें तो 17,000 बीघा भूमि आरक्षित है, अभी अलग से है, आवश्यकता पड़ने पर सरकार इसको भी अधिग्रहण कर सकती है। और इसके अलावा यहाँ इसी क्षेत्र में दोस्तों 28,000 बीघा नमक का उत्पादन भी होता है, 28,000 बीघा क्षेत्र में। तो यहाँ पूरी एक प्रकार से ये रिफाइनरी लगने के लिए जगह बहुत पर्याप्त है। और भारत की मैं बात करूँ तो ऐसी 22 कुल रिफाइनरियाँ भारत में लगी हुई है। सबसे बड़ी रिफाइनरी आपको याद ही होगा, इतिहास का भी क्वेश्चन है, जामनगर गुजरात में जो है भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, रिलायंस ग्रुप की है, ये लगी हुई है। और कुल लगभग भारत में अगर बात करें तेल की स्थितियों की, क्योंकि इन रिफाइनरियों से भारत का आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम भी आप देखते होंगे। 25 ऐसे तेल कुएं हैं भारत में जिनमें अच्छी खासी तादाद में तेल निकाला जाता है और हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। बाहर से भी हम तेल आयात करते हैं, लेकिन इनमें कितनी क्षमता के साथ तेल निकाला जाता है इन 25 तेल के कुओं में, तो दोस्तों 247.6 MMTPA अर्थात मिलियन मीट्रिक टन इतना तेल हम निकालते हैं इनसे। और हम बात करें अगर विश्व में सबसे ज़्यादा तेल कहाँ निकलता है और ये कब तक रहेगा धरती पर तेल के, क्या तेल के भंडार यूं ही अनवरत आजीवन चलते रहेंगे दोस्तों? वैज्ञानिकों की माने तो 2070 तक धरती के नीचे जो तेल का भंडार है वो समाप्त हो जाएगा। और वैज्ञानिक लगे हैं दोस्तों इसके विकल्प को खोजने के लिए, वैज्ञानिक दिन रात शोध करने में जुटे हैं। आजकल पेट्रोल के विकल्प होने की अनेकों खबरें भी आपने पढ़ी होगी, क्योंकि गाड़ियां हैं वो अब पेट्रोल के ऊपर निर्भर पूर्ण तौर तरीके से नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल की अनिवार्यता अभी भी विश्व में बहुत ज़्यादा है निर्भरता के रूप में। तो अगर देशों की बात करें तो वेनेजुएला 304 बिलियन बैरल तेल पूरा वेनेजुएला देश है जो उसमें इतना तेल का भंडार है दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा। और 3 देशों की बात करें तो 2 नंबर पर सऊदी अरब है दोस्तों, जो बहुत धनाढ़ देश है और 298 बिलियन बैरल तेल जो है वो भंडारण है सऊदी अरब में। तीसरा नंबर कनाडा का आता है, बहुत बड़ा भूभाग है कनाडा का, 170 बिलियन बैरल। और भारत में जो 25 कुओं में तेल निकलता है 247.6 मिलियन मीट्रिक टन ही है।
तो बहुत छोटा हिस्सा है भारत में अभी, और हमें आयात करना पड़ता है विश्व में। अगर दुनिया में सबसे सस्ता तेल अगर देखें तो कहाँ पेट्रोल मिलता है, हमारे लगभग 100-105, अगर हम बाजरा के आसपास की बात करें तो 105 रुपये लीटर पेट्रोल हमारे यहाँ मिलता है। अगर सस्ते की बात करें तो वेनेजुएला में ही मिलता है दोस्तों, मात्र 1 रुपया 31 पैसे लीटर पेट्रोल यहाँ मिलता है। और कहाँ हम 100 के करीब हैं, दुनिया 200-300 से ऊपर है, लेकिन वेनेजुएला में मात्र 1 रुपये और 31 पैसे में लीटर पेट्रोल मिलता है। लीबिया में 2 रुपये 54 पैसे लीटर, जबकि इसी प्रकार ईरान की बात करें 4 रुपये 34 पैसे। हम ईरान से, रूस से तेल आयात करते हैं, तो इन सस्ती दरों में जहाँ तेल होता है, प्रचुर मात्रा में तेल होता है, वहाँ से भारत निर्यात करता है तेल। और सबसे महंगा अगर बात करें तो हांगकांग में सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है दोस्तों। करीब भारतीय रुपए की बात करें तो 350 रुपये लीटर तक पेट्रोल मिलता है हांगकांग में, और ये लगभग $2.98 का लगभग पड़ता है। और नॉर्वे में 201.68, ग्रीस में 199.76। हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन में 111 से 219 रुपये प्रति लीटर तेल मिलता है। और दोस्तों अमेरिका धनाढ्य देश है, चीन भी धनाढ्य देश है, सुपर पावर देश है, लेकिन अमेरिका में भी 91 से 260 रुपये प्रति लीटर तेल मिलता है, लेकिन इतना महंगा तो भारत में भी नहीं मिलता। अगर भारत की बात करें तो सबसे महंगा तेलंगाना में तेल है, वर्तमान में 111.73 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की बात करें। आंध्र प्रदेश 111.16 और मध्य प्रदेश में 109.71, राजस्थान में भी 105, 6, 7, 8 और 9 रुपये तक करीब राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी कुछ कीमतें पेट्रोल की कम हुई है, कंट्रोल हुई है, लेकिन अभी भी राजस्थान जो है वो इन पर टैक्स सबसे ज़्यादा वसूलता है, ये एक अलग बात है। और हम दोस्तों बात कर रहे थे चुनाव की, तो चुनाव का समय है, ये योजना है रिफाइनरी, राजस्थान की बहुत बड़ी स्कीम है, योजना है। आज विस्तार से हमने आपको रिफाइनरी के बारे में बताया और किस प्रकार से ये राजस्थान सरकार के राज्य के हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि इसमें जो प्रारंभ में जो कंडीशनें थी वो कंडीशनें बदल चुकी है। इसकी लागत 56,000 करोड़ से अब 72,000 करोड़ हो चुकी है। तो निश्चित रूप से राज्य की जो हिस्सेदारी है उसका पैसा तो राज्य को देना ही पड़ेगा, और इसके लिए अलग अलग प्रावधान थे, लेकिन अब राजस्थान मुश्किल स्थिति में है क्योंकि कर्ज भी राजस्थान पर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आज के लिए ये समीक्षा में इतना ही, क्योंकि चुनाव की हम बात कर रहे थे, आगे फिर इस प्रकार की हम समीक्षा करेंगे। चुनाव का समय नज़दीक है, हमारे भादरा के नेताओं के बारे में भी आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि इसमें कितना दमखम है और कौन किसको मात दे सकता है दोस्तों यहाँ इस चुनावी रण में 2023 के, क्योंकि अब नेता एकदम धरातल पर अखाड़े में, चुनावी अखाड़े में उतरने को बेताब है। पार्टियों ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं, कितने सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा, तो बैलेट पेपर में ये बड़ी पार्टियां के सब उम्मीदवार आपको नजर आने वाले हैं। तो यहाँ बसपा, आम आदमी पार्टी, आरएलपी सब अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। क्या रहेगा समीकरण, क्या कांग्रेस 200 के 200 पर उतारेगी और 200 के 200 पर नहीं भी उतारे तो क्या बादरा में कांग्रेस का उम्मीदवार उतरेगा? क्या इन सब विषयों पर आगे भी हमारी नज़रें बनी हुई है। जैसे जैसे परिवर्तन होता है हम आपको इस प्रकार की समीक्षा करके बताते रहेंगे। आज 22 फरवरी है, क्या विशेष दिवस है। स्वामी सदानंद जी महाराज का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1856 में वो समाज सुधारक प्लस स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और आज के दिन कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की धर्मपत्नी है, उनका 1944 में आज के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से इस देश में मनाई जा रही है। अब मंडियों के भाव मैं बता दूं आपको, नोट से शुरुआत करता हूं। ग्वार के भाव 5636, चना 4840 और बाजरा के भाव 2190, सरसों के भाव 5150, नरमा के भाव 7985। इलाहाबाद मंडी की बात करें तो नरमा 8083, कपास के भाव 9696, सरसों के भाव 5484, जबकि ग्वार बिका है 5592, गेहूं बिकी है 2200 रुपये प्रति कुंटल। और सरसा मंडी की बात करें तो नरमा 8151 और कपास के भाव 9600, गेहूं के भाव 2075। गेहूं के भाव में कुछ कमी आई है। सरसों 5300
91 और ग्वार के भाव 5635 रुपये प्रति कुंटल रहे। हनुमानगढ़ मंडी में ग्वार बिका है 5591, नरमा बिका है 8251, जबकि रावतसर मंडी में नरमा 8391, गेहूं बिकी है 2315, ग्वार के भाव 5678 रुपये। जबकि आदमपुर मंडी में ग्वार 5635, सरसों के भाव 5450 रुपये प्रति कुंटल और नरमा बिका है 8200 रुपये। आज के अंतिम मंडी भट्टू में नरमा 8030 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार के भाव 5415, जबकि सरसों 5426 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। आज मौसम का मिजाज 22 फरवरी को 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। सुबह पूरे 100% बादल थे जो घटकर देर रात्रि को आज कम होंगे और 22 से 27 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि तक रहने की संभावना है। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी रात्रि को चलेगी। कल 23 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 25 से 26 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम है दोपहर को। तो 23 से 28 देर शाम तक 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, बादल बिल्कुल नहीं होंगे। देर शाम को ज़रूर 30-40% बादल होंगे, लेकिन रात्रि को फिर मौसम बिल्कुल साफ होगा। 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक कल रहेगा और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आसमान बिल्कुल साफ रहने वाला है कल रात्रि को भी। तो ये रहा दोस्तों आज के बुलेटिन के खास समाचार, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।